गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी अपनी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है हमारी उसके अंतर्गत पाठ 4 पंचवटी को पढ़ेंगे। इस पंचवटी के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी ने पंचवटी नामक स्थान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पंचवटी से आप लोग परिचित होंगे। यह पंचवटी वही स्थान है जहां पर पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष वनवास के समय अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ एक पत्तों की कुटिया बनाकर रहते थे। उसी पंचवटी जो जगह है उसी का वर्णन किया गया है यहाँ पर, जिसे हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। क्या क्या वर्णन है, कैसे वर्णन। पहला हमारा जो पद्य खंड है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। तो ये जो हमारा पद्य खंड है, इस पद्य खंड में मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी के वातावरण का सुंदर वर्णन किया है, अति सुंदर वर्णन किया है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लिखने के लिए बेटा हमने बताया था कि सबसे पहले संकेत डालेंगे, जैसा हमने संकेत डाल दिया है। पहले पद्य के 2 शब्द लिख दिए, चारु चंद्र और अंत में झोंकों से। यहाँ ये कंप्लीट हुआ। संदर्भ हमने लिख करके इसमें फिर आज दिखा दिया है। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पंचवटी, इसे इन्वर्टेड कामा में क्लोज करेंगे और साथ ही अंडरलाइन भी कर देंगे, नामक स्थान से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन, लेखक नहीं। काव्य जब भी लिखेंगे तो वहां रचयिता ही लिखेंगे। अगर कोई महिला है तो हम उसे कवित्री कहेंगे, लेखिका नहीं कहेंगे। रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब व्याख्या पर बारी है, व्याख्या करते हैं हम लोग। तो क्या कहा? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी का जो स्थान है, 5 वट वृक्षों की छाया में बनी हुई एक कुटिया है, वहीं का वर्णन किया गया। और रात के समय का यह वर्णन है। क्या कहा? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रमा से आने वाली जो चंचल स्वच्छ सफेद जो किरणें हैं, वह कहाँ कहाँ खेल रही हैं जल थल में। जल में और थल में सभी जगह पड़ रही हैं, अर्थात खेल रही, क्रीड़ा कर रही हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं चंद्रमा से आने वाली जो उनकी सफेद धवल किरणें हैं, वह पृथ्वी यानी थल में और जल में सभी जगह क्रीड़ा कर रही हैं या सभी जगह खेल रही हैं। ऐसा तो नहीं कि एक जगह पड़ती हुई, तो पानी भरा हो या थल हो, पेड़ हो, पौधे हो, सभी पहाड़ हो, सभी जगह चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पड़ता है। इसीलिए कहा कि वहाँ के वातावरण में क्या है कि पानी भी है, थल भी है। तो चंद्रमा से आने वाली जो स्वच्छ किरणें हैं, वह जल में और थल में खेल रही हैं। आगे क्या? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। जो चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश है, किरणें तो वहां खेल नहीं थी, लेकिन जो प्रकाश फैला हुआ है वो कहाँ? अवनी माने धरती, अंबर माने आकाश। धरती से लेकर आकाश तक सभी जगह चंद्रमा का धवल प्रकाश फैला हुआ है। और क्या है? ऐसे सुखद वातावरण को देख करके क्या करती है? पुलक प्रकट करती है धरती। ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही पुलक माने प्रसन्न हो जाती है। और अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त करती है? हरित तृणों के नोकों से। हरित तृणों के नोकों से। हरित माने हरे, तृण माने तिनके। जो हरे तिनके होते हैं अर्थात घास फूस जो होती हैं, उसमें देखा होगा रात्रि के समय नोकों पर ओस की बूंदें बन जाती हैं। तो उन ओस के बूंदों के माध्यम से हरित तृणों के हरे तिनकों के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं, उन बूंदों के माध्यम से हमारी जो ये पृथ्वी है अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। इसके बाद फिर क्या कहा? मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं
वो पेड़ पौधों भी झूम रहे हैं, अर्थात झूम रहे हैं। कैसे झूम रहे हैं? प्रसन्नता से झूम रहे हैं, ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके झूम रहे हैं। कौन? पेड़। तो पेड़ अपनी प्रसन्नता को किस प्रकार? हवा के झोंकों के साथ झूम झूम करके व्यक्त कर रहे हैं। ये रहा पहले पद्यखंड की व्याख्या, जिसमें से आप लोगों ने भी देखा, पढ़ा। अब हम जो काव्यात्मक सौंदर्य होता है उस काव्यात्मक सौंदर्य पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हेडिंग तो पड़ती है काव्यात्मक सौंदर्य। काव्यात्मक सौंदर्य में जो हेडिंग हमने अन्य पाठों में बताई वैसे ही रहेगी। सर्वप्रथम भाषा रहेगी, फिर शैली रहेगी, फिर रस, छंद, अलंकार, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो भाषा यदि देखी जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। और शैली की बात की जाए तो मुक्तक शैली। भाषा कौन सी? ब्रज। शैली कौन सी? मुक्तक शैली। यदि रस की बात करें, छंद की बात करें और अलंकार शब्द शक्ति पर भी बात करेंगे हम, तो छंद यह है एक बात थोड़ा सा इसे सुधार कर लेंगे। भाषा इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग कर दिया। तब तक इन रचनाओं में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। और जो शैली है वह भावात्मक मुक्तक शैली है। कैसी है? भावात्मक मुक्तक शैली। तो भावात्मक लिखी है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था बेटा। अब प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो रस कैसा है? एक तो पर्यावरण से संबंधित ज्ञानपूर्ण बातें बताई जा रही, इसलिए यहाँ पर रस हमारा शांत होगा। कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। और इसके साथ ही साथ यदि छंद की बात की जाए तो यहाँ पर तांटक छंद है। कौन सा बेटा? तांटक। अब ये कह रहे होंगे कि ये तांटक छंद कौन सा होता है, इसका तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। तो बेटा, जिस काव्य में प्रत्येक पंक्ति पर 30 वर्ण आए ऐसा छंद तांटक छंद कहलाता है। ऐसा तांटक छंद। कितने वर्ण? यदि किसी पंक्ति में कितने वर्ण? 30 वर्ण आते हैं। प्रत्येक पंक्ति में यदि 30 वर्ण आते हैं तो वह तांटक छंद कहलाता है। और अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पर अलंकार, यहाँ पर मानवीकरण, प्रकृति को भी मनुष्य के रूप में व्यक्त कर दिया गया। तो कौन सा है? मानवीकरण। और शब्द शक्ति की बात की जाए तो यहाँ पर अभिधा और व्यंजना दोनों पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे पद्य पर चलते हैं, जिसमें है पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धुरंधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब इस पद्यखंड में
मैथिली शरण गुप्त जी ने इसका वर्णन किया। पंचवटी जो पत्तों कुटिया बनी उसके सामने एक पर्वत, एक पत्थर का टुकड़ा है, साफ सुथरा पत्थर का टुकड़ा है जिस पर लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। उस दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो क्या कहा? पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर में। मैथिली शरण जी कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि 5 वट वृक्षों की छाया में एक पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सन्मुख, किसके सन्मुख? उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर एक साफ सुथरे शिला माने पहाड़, पत्थर का टुकड़ा, शिला माने पत्थर, पत्थर के टुकड़े पर धीर वीर निर्भीक बना एक वीर व्यक्ति है जो धैर्यता के साथ निर्भीक, निडर हुए, बिना डर के क्या है? बना हुआ है, मना है तो अर्थात बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये कौन सा ऐसा धनुर्धारी है जो इस समय भी जग रहा है जबकि पूरा संसार, भुवन माने संसार, इस समय पूरा संसार सो रहा है। ऐसा ये कौन सा धनुर्धारी है जो इस समय जग रहा है जबकि पूरा संसार सो रहा है। भोगी कुसुमा यदि योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी, ये तो महलों में देखने अगर देखा जाए तो ऐसा इसका शरीर है, कद काठी है, तो इसके अनुसार लगता है ये महलों में भोग करने अर्थात किसी राजा महाराजा के यहाँ होना चाहिए, किंतु योगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत। लेकिन कौन सा ऐसा कारण है जिसके लिए इसने योगी का भेष, एक तपस्वी का भेष धारण कर रखा है। तो बच्चों यहाँ पर सारी चीजें वही रहेगी। जब हम काव्यात्मक सौंदर्य लिखेंगे तो सारी चीजें वही रहेगी। ऊपर आप लिख ही देंगे, पहली बार में संदर्भ लिखिएगा, जब बाद में दूसरी बार संकेत तो सभी पद्य खंडों में डालेंगे, किंतु जैसे ही हम संदर्भ लिखेंगे तो पूर्वत लिख देंगे। पूर्वत का मतलब जैसे हमने पूर्व में लिखा है या उपरोक्त लिख देंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यही संपन्न होती है। कल इसके आगे जो दोहे शेष बचे हुए हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। धन्यवाद।